हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा, आपको यहाँ पर सोशियोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर मेजर पेपर पेपर सेकंड रिसर्च मेथोलॉजी इन सोशल साइंसेज, इसमें आपको 2 साल के लगातार 2024-2025 के पीवाईक्यू के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको दोनों साल के लगातार पीवाईक्यू सोल्यूशन यहाँ पर लेकर आए हैं हम। आपको एक ही वीडियो में दोनों साल के पीवाईक्यू आपको एक साथ मिल जाएंगे विथ सोल्यूशन। एंड यहाँ पर आपको जो है कि आप अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस को, तो आप ईजिली अपने सेमेस्टर में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ईजिली आप पास हो सकते हो। इस वीडियो को एक बार बस ध्यान से आप देखकर पढ़ लीजिए, जो भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, जैसे भी टॉपिक्स आ रहे हैं, बस आप लोग एक बार इसे ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये वीडियो आपके लिए अच्छी होने वाली है, ठीक है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपको 6 सेमेस्टर के भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे क्वेश्चन विद सोल्यूशन ऑल सब्जेक्ट्स। एंड आपको ये भी बता दीजिए कि आप फीडबैक भी दे सकते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी रही। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए ये भी आप जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे, विद सोल्यूशन कराए जाएंगे। एंड कुछ सब्जेक्ट जो हैं मेजर सब्जेक्ट है उनके भी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अपने जूनियर्स और जूनियर्स जो है आपके उनको भी आप लोग क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि आप यहाँ पे जूनियर्स जो हैं आपके उनको 3 साल 4 साल के लगातार पीवाईक्यू यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो इवन और ऑड्स दोनों सेमेस्टर के। तो उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी अभी ये आगे चल के आएंगे तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी उनके लिए भी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये आपके पीवाईक्यू का ही है। मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस वीडियो एक बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है, सोशियोलॉजी का, जिसमें आपको दोनों पेपर का 2024-2025 दोनों पेपर का मैंने उसमें क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट्स फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर रिसर्च मेथोलॉजी इन सोशल साइंसेज, इन दोनों पेपर को एक ही वीडियो में एनालिसिस करके अपलोड किया है। मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि शोध अभिकल्प रिसर्च डिजाइन क्या है। शोध अभिकल्प वह व्यवस्थित योजना है जिसके अंतर्गत शोध की समस्या, उद्देश्य, परिकल्पना, नमूना, विधियां, उपकरण तथा आंकड़ों के विश्लेषण की रूपरेखा निर्धारित की जाती है। यह शोध को वैज्ञानिक, नियंत्रित और विश्वसनीय बनाता है। तो ये शोध अभिकल्प होता है, रिसर्च डिजाइन होता है, जिसका यूज करके हम अपने रिसर्च को क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके से शो कर पाते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, वस्तुनिष्ठता क्या है। वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है इसके बारे में बताना है। तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ है व्यक्तिगत पक्षपात, भावनाओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेना ही वस्तुनिष्ठता कहलाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके हैं, जो कि आपके सेक्शन ए के कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, 5 होते हैं, पूरे करने होते हैं। तो यहाँ हम इसे देखेंगे। फिर सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन में से 8 में से 5 करने, तो उसको भी देखेंगे। फिर सेक्शन सी में 4 होते हैं, 4 में से 2 करने होते हैं, उसे भी देखेंगे। फिर उसके बाद 2025 वाला देखेंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दोनों साल के पीवाईक्यू को हमें एक साथ लेकर आए हैं, देख रहे हैं। तो थोड़ा आपकी ये वीडियो जो है लॉन्ग हो सकती है, तो बट आप फाइनल स्किप ना करिएगा, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्किप कर देंगे तो फिर उसके बाद आपको ऐसी वीडियो कहीं मिलेगी नहीं कि 2 साल आपको एक ही वीडियो में आपके दोनों साल के पेपर को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, सारणी टैबुलेशन। तो सारणीय करण आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया होती है, जिससे तुलना और विश्लेषण करना सरल हो जाता है। सारणी आप टेबल बनाकर कुछ भी आप नोट करते हो ना, जैसे टेबल में यहाँ पे आप क्रम संख्या, सीरियल नंबर लिख देते हैं, फिर उसके बाद जैसे यहाँ कीमत, दर, ये वगैरह लिख देते हैं, तो ये सारणी के थ्रू होता है। तो
सार्डियन टेबुलेशन का यूज करके हम, जैसे आपके क्लास में कितने गर्ल्स कितने बॉयज़ है तो आप सारणी का यूज करते हो ना, 2 कॉलम बना लेते हो, एक सीरियल नंबर एंड नेम, एंड नेम के साथ उसके बाद गर्ल्स बॉयज़। तो इस तरीके से गर्ल्स बॉयज़ करके, तो यहाँ पर आप लोग टेबुलेशन के थ्रू ही आप किसी डाटा को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। तो सार्डियन का यूज़ किस लिए किया जाता है, पंक्तियों और स्तंभों के व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत हम क्या करते हैं, आंकड़ा को, अपने डाटा को प्रस्तुत करते हैं, और यह सरल हो जाता है डाटा को प्रस्तुत करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति केस स्टडी मेथड क्या है। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति वह शोध विधि है जिसमें किसी एक व्यक्ति, परिवार, संस्था या घटना का गहन और विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसमें साक्षात्कार, अवलोकन, अभिलेख और जीवन वृत्त जैसे साधनों का प्रयोग होता है। यह पद्धति व्यवहार, समस्या और कारणों को गहराई से समझने में सहायक होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन क्या होता है इसे हम देखेंगे। तो वर्गीकरण जो है क्लासिफिकेशन, यहाँ पर आपका वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों या तथ्यों को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों या समूहों में बांटा जाता है। इससे अध्ययन, तुलना और विश्लेषण सरल एवं स्पष्ट हो जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है हमारे सेक्शन बी में। और हाँ, यहाँ पे एक और बात आपको बता दें कि जो आपका 2024 और 2025 का पेपर है ना, ये रिसर्च मेथोलॉजी इन सोशल साइंसेज, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन जो है 2024 वाले क्वेश्चन 2025 में भी पूछे गए हैं। तो यहाँ 100% मेरी गारंटी है कि आपके 2024 और 25 वाले क्वेश्चन जो है आपके 2026 वाले पेपर में भी आएंगे। तो ये आप जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपका सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सामाजिक शोध में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग क्या है, इसे आपको बताना है, स्पष्ट करना है विस्तार से। तो सामाजिक शोध में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शोध को वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और विश्वसनीय बनाती है। आगे इसी में देखेंगे, कंटिन्यू बनाती है। इस पद्धति में समस्या का चयन, यहाँ पर इस पद्धति में समस्या का चयन, परिकल्पना निर्माण, आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष की स्पष्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है। वैज्ञानिक पद्धति पूर्वाग्रहों को कम करती है और तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष प्रदान करती है। इसके माध्यम से सामाजिक घटनाओं के कारण परिणाम संबंध को समझा जा सकता है। यह पद्धति परीक्षण, सत्यापन और पुनरावृत्ति पर बल देती है, जिससे आगे देखेंगे, जिससे शोध के निष्कर्ष अधिक प्रामाणिक होते हैं। सामाजिक नीतियों के निर्माण, योजनाओं के मूल्यांकन और सामाजिक समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिक पद्धति अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। इस प्रकार सामाजिक शोध में वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान को व्यवस्थित और उपयोगी बनाती है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रश्नावली की विशेषता बताइए। प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली किसे कहते हैं, प्रश्नावली की विशेषता बताइए। ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्नावली का प्रयोग भी बताइए, ये भी आपके लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली सामाजिक शोध का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रश्नावली क्या है, सामाजिक शोध का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। एक अच्छी प्रश्नावली सरल, स्पष्ट और उद्देश्यजनक होती है ताकि उत्तरदाता प्रश्नों को आसानी से समझ सके। इसमें प्रश्नों का क्रम तार्किक और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। प्रश्नावली संक्षिप्त होनी चाहिए जिससे उत्तरदाता रुचि के साथ क्या कर सके, अपने जवाब को दे सके। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया, जिससे उत्तरदाता रुचि के साथ उत्तर दे सके। इसमें खुले और बंद दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं। प्रश्नों में पक्षपात नहीं होना चाहिए और भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्नावली उत्तरदाता की गोपनीयता बनाए रखती है जिससे वह बिना भय से के सही उत्तर दे सके। यह समय और धन की बचत करती है तथा बड़े क्षेत्रों में आंकड़े एकत्र करने में सहायक होती है। तो ये प्रश्नावली की विशेषताएं थी। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूची के प्रमुख प्रकार के बारे में बताइए। तो अनुसूची वह साधन है जिसमें प्रश्नों को शोधकर्ता स्वयं उत्तरदाता से पूछकर भरता है। अनुसूची के प्रमुख प्रकार हैं संरचित अनुसूची, असंरचित अनुसूची और अर्ध संरचित अनुसूची। ये 3 प्रकार की जो अनुसूची है इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। यहाँ ये पैराग्राफ टाइप लिखा हुआ है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। एक लिखने का तरीका होता है, आपको आंसर राइटिंग करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले इतना तो बताएंगे कि अनुसूची वह साधन है जिससे प्रश्नों को शोधकर्ता स्वयं उत्तरदाता से पूछकर भरता है। फिर आप नेक्स्ट लाइन यूज करके आप बोल्ड हेडिंग में लिखेंगे कि अनुसूची के प्रमुख प्रकार हैं कौन कौन से, 1 2 3 करके लिख लीजिएगा। फर्स्ट संरचित अनुसूची, सेकंड असंरचित अनुसूची और थर्ड अर्ध संरचित जो है अनुसूची हो जाएगा। फिर 1 बाय 1 आप इसके बारे में लिख देंगे। संरचित अनुसूची क्या होते हैं, तो संरचित अनुसूची में सभी प्रश्न पूर्व निर्धारित और निश्चित क्रम में होते हैं। ये आपका ऐसे नोट हो जाएगा। फिर सेकंड उसके बाद क्या कर लेंगे आप, असंरचित अनुसूची। उसके बाद आप क्या करेंगे, असंरचित अनुसूची में प्रश्नों का लचीलापन होता है और परिस्थिति के अनुसार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अर्ध संरचित अनुसूची में दोनों का मिश्रण होता है। इसके अतिरिक्त जनगणना अनुसूची, विशेष सर्वेक्षण अनुसूची और साक्षात्कार अनुसूची भी प्रयोग में लाई जाती है। अनुसूची का उपयोग अशिक्षित उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त करने में विशेष रूप से उपयोगी होता है। यह विधि अधिक विश्वसनीय और पूर्ण आंकड़े प्रदान करती है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है अवलोकन के दोष बताइए। तो अवलोकन के दोष आपको बताना है। तो अवलोकन विधि के कुछ प्रमुख दोष भी हैं। इसमें शोधकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना रहती है जिससे निष्कर्ष प्रभावित हो सकते हैं। यह विधि समय साध्य और खर्चीली होती है, विशेषकर जब लंबे समय तक अवलोकन करना पड़े। अवलोकन के सभी सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं होता क्योंकि कुछ व्यवहार निजी होते हैं। आगे देखेंगे इसी में। और इस विधि में सीमित क्षेत्र और कम संख्या में व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है जिससे सामान्यीकरण कठिन हो जाता है। कई बार अवलोकन के दौरान व्यक्ति अपने व्यवहार को बदल देते हैं जिससे वास्तविक तथ्य सामने नहीं आते। इसके अतिरिक्त अवलोकन के परिणामों की पुनरावृत्ति करना भी कठिन होता है, ठीक है। अवलोकन जैसे एनालिसिस करना, आप लोग अवलोकन करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है आंकड़ों के चित्रात्मक प्रदर्शन का महत्व बताइए। तो आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन सामाजिक शोध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आंकड़ों को ग्राफ, चार्ट, बार रेख, वृत्त, आरेख आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इससे जटिल और विस्तृत आंकड़े सरल, स्पष्ट और आकर्षक रूप से समझ में आ जाते हैं। आगे देखेंगे इसी में। उसके बाद दिया है कि यहाँ पर है चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण से तुलना करना आसान हो जाता है तथा प्रवृत्तियों, ट्रेंड और संबंधों में शीघ्र पहचाना जा सकता है। यह समय की बचत करता है और पाठक जो अधिक प्रभाव डालता है। जैसे कोई जो है जिसको भी आप डाटा दिखा रहे हो उसे पढ़ना नहीं आता है, बट आपने उसको चित्र के माध्यम से उसको बताया है तो वो ईजिली जो है आसानी से जो समझ सकता है पढ़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए जो चित्रात्मक प्रदर्शन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एंड आगे नीति निर्माताओं, प्रशासकों और शोधकर्ताओं के लिए निर्णय लेना सरल हो जाता है। अशिक्षित या कम शिक्षित व्यक्ति भी चित्रों के माध्यम से आंकड़ों का अर्थ समझ सकते हैं। इस प्रकार आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन विश्लेषण, व्याख्या और निष्कर्ष जो है निकालने में अत्यंत सहायक होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एफ।
एफ आपका है सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर। तो सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर है, क्या अंतर है? सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों सामाजिक अध्ययन की महत्वपूर्ण विधियां हैं, परंतु इसमें स्पष्ट अंतर है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के कारण, परिणाम, संबंधों का गहन वैज्ञानिक, आगे देखेंगे यहाँ पर, वैज्ञानिक और सैद्धांतिक अध्ययन करना होता है। इसमें परिकल्पना, निर्माण, परीक्षण और निष्कर्ष पर विशेष बल दिया जाता है। इसके विपरीत सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी क्षेत्र या समूह से संबंधित तथ्यों और सूचनाओं का व्यापक स्तर पर संग्रह करना होता है। सामाजिक अनुसंधान गहराई पर केंद्रित होता है और जबकि सामाजिक सर्वेक्षण व्यापकता पर केंद्रित होता है। इस तरीके से यहाँ हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में देख लेंगे। यहाँ पर जो सामाजिक अनुसंधान गहराई पर केंद्रित होता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण व्यापकता पर अनुसंधान दीर्घकालिक होता है, जबकि सर्वेक्षण अपेक्षाकृत अल्पकालिक होता है। और इसी में फिर दिया है कि इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान का एक साधन माना जा सकता है ना। तो यहाँ पे आप इस आंसर के को भी अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ का हो गया, उसके बाद जी। तो जी आपका कौन सा क्वेश्चन है? अनुसूची तथा प्रश्नावली में अंतर है। आप अनुसूची तथा प्रश्नावली में आप कॉलम बना के भी आप अंतर जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कॉलम ए में आप अनुसूची लिख दीजिए, कॉलम बी में आप प्रश्नावली लिख दीजिए। तो कॉलम बना के भी लिख सकते हैं और आप पैसेज में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉलम बनाकर लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा मतलब लगता है देखने में आंसर, तो आप कॉलम बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है। तो यहाँ देखेंगे कि अनुसूची और प्रश्नावली दोनों ही आंकड़ा संग्रह के प्रमुख साधन हैं, किंतु इनमें महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। प्रश्नावली वह साधन है जिससे उत्तरदाता स्वयं पढ़कर और समझकर भरता है, ठीक है। एंड इसका प्रयोग शिक्षित लोगों में अधिक किया जाता है। किसका प्रयोग? प्रश्नावली का प्रयोग शिक्षित लोगों में अधिक किया जाता है। इसके विपरीत अनुसूची को शोधकर्ता या गणनाकर्ता स्वयं उत्तरदाता से प्रश्न पूछ कर भरता है। जैसे जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनसे आप प्रश्न पूछ कर ही आंसर भर पाएंगे उस प्रश्न अनुसूची में, ओके। तो अनुसूची का प्रयोग अशिक्षित या कम शिक्षित लोगों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। प्रश्नावली में उत्तर न मिलने की संभावना अधिक रहती है, जबकि अनुसूची जो है इसी में देखेंगे, जबकि अनुसूची में उत्तर प्राप्ति, यहाँ पर अनुसूची में उत्तर प्राप्ति सुनिश्चित होती है। अनुसूची अधिक समय और अधिक समय और धन की मांग करती है। कौन अधिक समय किस में लगता है? अनुसूची में अधिक समय और अधिक धन लगता है, वहीं प्रश्नावली में कम समय और कम धन लगता है। तो जबकि प्रश्नावली अपेक्षा के सस्ती और सरल होती है, विश्वसनीयता की दृष्टि से अनुसूची अधिक प्रभावी मानी जाती है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अनुसूची जो होती है खर्चीली होती है और समय ज़्यादा लगता है, और प्रश्नावली जो है कम खर्चीली होती है और समय कम लगता है। अनुसूची जो है वो सटीक सही से विश्वसनीयता भरे जवाब नहीं मिल पाता है, लेकिन जो अनुसूची होती है उससे हम प्रभावी होते हैं, बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। वहाँ पे आपको विश्वसनीय रूप से जो है आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके अनुसूची और क्या था, अनुसूचित और प्रश्नावली में अंतर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साक्षात्कार के उद्देश्य। साक्षात्कार के उद्देश्य क्या होते हैं? साक्षात्कार आपने सुना होगा, साक्षात्कार किसको कहते हैं? इंटरव्यू को। इंटरव्यू मीन्स होता है साक्षात्कार, सामने सामने बैठकर आपसे प्रश्न जवाब ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं साक्षात्कार क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है,
तो यहाँ पर साक्षात्कार जो है साक्षात्कार सामाजिक शोध की एक महत्वपूर्ण विधि है जिसके अनेक उद्देश्य होते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य उत्तरदाता से प्रत्यक्ष, विश्वसनीय और गहन जानकारी प्राप्त करना है। साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, दृष्टिकोणों और अनुभवों को समझा जा सकता है। यह विधि तथ्यों की पुष्टि करने तथा अन्य विधियों से प्राप्त सूचनाओं की जांच में सहायक होती है। साक्षात्कार के द्वारा जटिल प्रश्नों को स्पष्ट किया जाता है और उत्तरदाता की प्रतिक्रिया के अनुसार सहायक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह सामाजिक संबंध स्थापित करने में भी सहायक है, जिससे उत्तरदाता खुलकर उत्तर देता है। इस प्रकार साक्षात्कार शोध को अधिक प्रभावी, जीवंत और विश्वसनीय बनाता है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम 2025 वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है आपका। तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि उपकल्पना हाइपोथेसिस की परिभाषा एवं सामाजिक अनुसंधान में इसका महत्व बताइए। ये आपकी उपकल्पना और उसके महत्व को बताना है सामाजिक अनुसंधान में। तो सबसे पहले हम उपकल्पना क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कि उपकल्पना क्या होता है। तो उपकल्पना जो है, उपकल्पना की परिभाषा यहाँ लिखेंगे। उपकल्पना वह अस्थायी कथन या अनुमान है जो किसी सामाजिक समस्या या घटना के संबंध में शोधकर्ता द्वारा तथ्यों के परीक्षण में पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। यह एक संभावित उत्तर होता है जिसे अनुसंधान के माध्यम से सत्य या असत्य सिद्ध किया जाता है। उपकल्पना तथ्यों पर आधारित होती है और कारण परिणाम संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास करती है। इसे अनुसंधान की दिशा निर्धारित करने वाला एक मार्गदर्शक सिद्धांत भी कहा जा सकता है। सरल शब्दों में उपकल्पना वह वैज्ञानिक अनुमान है जिसे आंकड़ा के विश्लेषण द्वारा परखा जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, उपकल्पना की परिभाषा हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी में। अब सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का महत्व क्या है। तो सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का महत्व देख लेते हैं। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह पूरे अनुसंधान को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है और शोधकर्ता को अनावश्यक भटकाव से बचाती है। उपकल्पना के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुसंधान में किन तथ्यों का अध्ययन किया जाना है और किस प्रकार के आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। इससे अनुसंधान प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण और वैज्ञानिक बनती है। आगे देखेंगे, इसी में नोट करेंगे यहाँ पर। अब हम देखेंगे इसी में कि उपकल्पना अनुसंधान की समस्या स्पष्ट करती है और उसे सीमित रूप प्रदान करती है, जिससे अध्ययन सरल और केंद्रित हो जाता है। यह अनुसंधान अभिकल्प रिसर्च डिजाइन के निर्माण में सहायक होती है, क्योंकि इसी के आधार पर विधि, नमूना, उपकरण और तकनीकों का चयन किया जाता है। उपकल्पना आंकड़ों के वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या को भी आसान बनाती है, क्योंकि निष्कर्ष उपकल्पना की पुष्टि या खंडन के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट इसी में थोड़े से निष्कर्ष को लिखेंगे कि फिर उसके बाद क्या बोला जाता है कि इसके अतिरिक्त उपकल्पना सामाजिक सिद्धांतों के विकास में भी सहायक होती है। जब किसी उपकल्पना को बार बार परीक्षण में सही पाया जाता है तो वह सिद्धांत का रूप ले सकती है। नीति निर्माण और सामाजिक योजनाओं के मूल्यांकन में भी उपकल्पनाएं उपयोगी होती हैं, क्योंकि इनके माध्यम से सामाजिक घटनाओं के कारणों और प्रभावों को समझा जा सकता है। तो उपकल्पना जो आपके मन मस्तिष्क में सवाल जवाब आते हैं कि यह कैसे संभव हुआ, या फिर इसके बदले हम क्या कर सकते थे, कल्पनाएं करते हैं, सोचते हैं, बारे में जानते हैं। फिर उस पर रिसर्च होती हैं बहुत सारी। फिर जब वो रिसर्च कई बार करने पर वही सवाल जवाब आते रहते हैं तो उसे हम सिद्ध कर देते हैं और वो एक सिद्धांत बन जाता है। तो जब सिद्ध हो जाता है, कोई कल्पना सच हो जाती है, तो उसे हम सिद्धांत मान लेते हैं। तो उसी वही होती है हमारी उपकल्पना। आगे इसी में निष्कर्ष लिख लेंगे कि निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि उपकल्पना जो है, इस प्रकार उपकल्पना सामाजिक अनुसंधान की आत्मा कही जा सकती है। यह अनुसंधान को दिशा, स्पष्टता और वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है तथा सामाजिक यथार्थ को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे अब बी वाला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर बी है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। इसके चरणों का उल्लेख कीजिए। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं कि क्या दिया है। कंटेंट एनालिसिस, ठीक है, अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो कंटेंट एनालिसिस क्या है इसके बारे में देखते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस सामाजिक अनुसंधान की एक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ विधि है जिसके द्वारा लिखित, मौखिक या दृश्य सामग्री की विषय वस्तु का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इसमें पाठ्य पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, भाषणों, वैज्ञानिकों, फिल्मों, रेडियो, टीवी कार्यक्रमों आदि में निहित विचारों, भावनाओं, प्रतीकों और प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि का उद्देश्य यह जानना होता है कि किसी विशेष माध्यम से कौन सी बातों पर कितना बल दिया गया और इसका सामाजिक प्रभाव क्या है। यह विधि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के विश्लेषण में सहायक होती है। तो ये इतना आपका ये अंतर्वस्तु विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस के बारे में है। आगे देखते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। इसके बारे में नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा, इसे देखेंगे। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण के प्रमुख चरण यहाँ पर फर्स्ट दिया है समस्या का चयन। सबसे पहले शोध समस्या और उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है। दूसरी बात है कि सामग्री का चयन। विश्लेषण हेतु पुस्तक, लेखकों, भाषणों या अन्य स्रोतों का चयन किया जाता है। आगे थर्ड हो जाएगा आपका विश्लेषण इकाई का निर्धारण। यहाँ पर विश्लेषण इकाई का निर्धारण। तो विश्लेषण इकाई का निर्धारण शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, विषय या प्रतीक को इकाई माना जाता है। नेक्स्ट श्रेणियों का निर्माण। विषय वस्तु को वर्गीकृत करने हेतु श्रेणियां बनाई जाती हैं। और फिफ्थ है कोडिंग। सामग्री को निर्धारित श्रेणी में कोड किया जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अंतर्वस्तु एनालिसिस विश्लेषण करते हैं। एंड सिक्स है आपका कि मात्रात्मक विश्लेषण जो है आवृत्ति, प्रतिशत आदि के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है। सेवंथ है व्याख्या एवं निष्कर्ष। प्राप्त तथ्यों की व्याख्या कर निष्कर्ष निकालते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे कि अंतर्वस्तु विश्लेषण सामाजिक प्रवृत्तियों, विचारधाराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को समझने में अत्यंत उपयोगी होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सी, क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है सहभागी अवलोकन क्या है, इसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपका जो रिसर्च मेथोलॉजी है इसमें थोड़ा सा आपका स्टैटिक्स का भी पोर्शन आया हुआ है। आपको कुछ मीन, मीडियन, मोड से रिलेटेड, स्टैटिक्स से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे करने के लिए दिए गए हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड। तो आपको दो पेपर में आपके जो है रिसर्च मेथोलॉजी वाले पेपर में 2 क्वेश्चन जो है आपके न्यूमेरिकल बेस्ड जरूर आ सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाला भी हम आपको यहाँ पे अभी आगे बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सहभागी अवलोकन क्या है, इसके गुण दोष का वर्णन कीजिए। तो सहभागी अवलोकन के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो सहभागी अवलोकन जो है इसको देख लेते हैं। तो सहभागी अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की वह विधि है जिसमें शोधकर्ता स्वयं अध्ययन की जाने वाली सामाजिक स्थिति या समूह का सक्रिय सदस्य बनकर अवलोकन करता है। इसमें शोधकर्ता केवल बाहरी दर्शक नहीं रहता बल्कि समूह के साथ रहकर उनके व्यवहार, रीति रिवाजों और संबंधों को प्रत्यक्ष रूप से समझता है। यह विधि मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है। आगे देखेंगे सहभागी अवलोकन के गुण। तो सहभागी अवलोकन के गुण यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ 2-4 गुण दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सहभागी अवलोकन के गुण देखते हैं। तो गुण आपका क्या है कि पहला है गहन एवं वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा गुण है कि प्राकृतिक व्यवहार का अध्ययन स्वयं संभव होता है। तीसरा है उत्तरदाताओं का विश्वास प्राप्त होता है। चौथा है सामाजिक संदर्भ को समग्र रूप में समझा जा सकता है। पांचवा है अलिखित और अप्रकट व्यवहारों का अध्ययन संभव होता है। तो ये सहभागी अवलोकन के गुण थे। अब इनके अब 2 पहलू, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो गुण है तो इनके दोष भी होंगे। तो चलिए देखते हैं सहभागी अवलोकन के दोष क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सहभागी अवलोकन के दोष। तो शोधकर्ता का पक्षपात निष्कर्षों को प्रभावित कर सकता है। दूसरा है यह विधि समय और खर्चीली होती है।
तीसरा है नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चौथा है सभी सामाजिक घटनाओं पर लागू नहीं होती हैं। और पांचवा है सामान्यीकरण करना कठिन होता है। तो इस प्रकार सहभागी अवलोकन उपयोगी होते हुए भी सावधानी की मांग करता है। ये आपका सी का क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट आपका डी वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको करने के बाद हम दूसरे नेक्स्ट पेपर पर चलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर डी जो आपका है, क्वेश्चन नंबर डी के लिए आप एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है, पेज ले लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ न्यूमेरिकल लगाना है। तो आप अपने डाटा को क्या है लिखते चलिए। तो क्या दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। तो मीन मीडियन मोड आप लोग जरूर याद करिएगा, और मैं मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला भी एक शॉर्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका डाटा दिया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे जो है आकृति वर्ग दी हुई है, आवृत्ति दी हुई है। तो वर्ग और आवृत्ति क्लास इंटरवल एंड फ्रिक्वेंसी इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से आप पहले नोट करते चलिए। मैं जो है कि स्क्रॉल कर रही हूँ पेज को। तो आप लोग क्या है, एक साइड क्लास इंटरवल लिख लीजिए, दूसरे साइड फ्रिक्वेंसी लिख लीजिए। इसे 0 से 10 के बीच में 5 है आवृत्ति है, 10 से 20 में 4 है, 20 से 30 में 8 है, 30 से 40 में 12 है, 40 से 50 में 16 है, 50 से 60 में 15 है, 60 से 70 में 10 है, 70 से 80 में क्या है आपके 8 हैं, और 80 से 90 में 5 हैं, और 90 से 100 के बीच में 2 हैं। तो ये आपकी क्लास इंटरवल और वर्ग और अंतराल और फ्रिक्वेंसी आवृत्ति दी हुई है या बारंबारता दी हुई है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका मीन निकालना है। तो आगे चलिए चलते हैं, मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले ये तो आपका जो है क्लास इंटरवल वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल का हम पहले क्या लिखेंगे, मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मध्यमान एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स। ये जो आवृत्ति आपका है यहाँ पर 1 सेकेंड, ये जो आवृत्ति है ये आपका एफ दिया है, फ्रीक्वेंसी इसको एफ से डिनोट करते हैं। एंड क्लास इंटरवल जो है ये आपका इसका हम निकालेंगे मध्यमान, ठीक है। मध्यमान निकालेंगे तो 0 को 10 में ऐड करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही सभी क्लास इंटरवल में करेंगे। तो यहाँ हमारा एक्स आ जाएगा, मिड मीन आ जाएगा, मतलब मध्यमान आ जाएगा। तो मध्यमान मिड वैल्यू आ जाएगी। एक्स को हम मिड वैल्यू रख लेते हैं, एफ हमारा फ्रिक्वेंसी है ही। तो 0 से 10 को ऐड करेंगे तो यहाँ 5 हमारा आ जाएगा मिड वैल्यू। फिर 10 से 20 है तो उसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। तो 30 का हाफ 15 हो जाएगा। उसके बाद 30 50 25 हो जाएगा। फिर 25 उसके बाद यहाँ पे 35 के बाद 45। ऐसे ही ये आपका मिड वैल्यू निकल जाएगा। फिर मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी को आपस में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी आपस में एफ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबका ऐसे ही सभी फ्रिक्वेंसी का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 जा 25 यहाँ हो जाएगा। फिर 15 4 जा 60। इस तरीके से हम यहाँ पे करते जाएंगे। 25 8 जा 200। यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, लिखते जाएंगे और मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में जब आपका जो लास्ट वाली फ्रिक्वेंसी है वहाँ पर आकर हम पूरा टोटल एफ एक्स यहाँ पर क्या ऐड कर लेंगे। टोटल एफ एक्स कितना हो जाएगा, समीशन एफ एक्स टोटल कितना होगा ये। उसके बाद जो ये आपका फ्रिक्वेंसी है ना, समीशन एफ, इन दोनों को हम लिख लेंगे ऐड करके। उसके बाद आइए चलते हैं, फॉर्मूला दिखाते हैं आपको कैसे हम फॉर्मूला पे पुटअप कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला है ना। तो फॉर्मूला में जब आपको मैंने जिस तरीके से बताया, तो समीशन एफ एक्स जब आप जैसे निकालेंगे जैसे मैंने बताया, तो समीशन एफ एक्स आपका पूरा टोटल 4165 आएगा। और समीशन एफ को ऐड करेंगे तो 85 आएगा। तो मध्यमान जो है एक्स निकाला गया और फिर एफ एक्स ज्ञात किया गया। तो अभी मैंने बताया कैसे निकालेंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है। उसके बाद माध्य का फॉर्मूला यहाँ लगा लेंगे, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एक्स। यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे तो आपका ये 49 जो है आंसर आ जाएगा। तो दिए गए आंकड़ों का माध्य क्या होगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेपर चलेंगे आगे।
तो नेक्स्ट पेपर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए। ये वेरी शॉर्ट वाले में है। तो सामाजिक अनुसंधान होता क्या है, इसकी परिभाषा देना है। तो सामाजिक अनुसंधान वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज, सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, समूहों तथा सामाजिक समस्याओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक तथ्यों की खोज करना, सामाजिक घटनाओं के कारणों और प्रभावों को समझना तथा समाज के विकास में सहायक निष्कर्ष प्रस्तुत करना होता है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, सर्वेक्षण और सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा, स्वास्थ्य, जाति व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान न केवल सामाजिक समस्याओं की पहचान करता है बल्कि उनके समाधान हेतु नीतियाँ और योजनाएं बनाने में भी सहायक होता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान समाज को समझने और उसे बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। ये आपका सामाजिक अनुसंधान हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, शोध अभिकल्प से आप क्या समझते हैं। देखिए लगभग सेम है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे गए हैं आपके, है ना। तो यहाँ पे शोध अभिकल्प से आप क्या समझते हैं। शोध अभिकल्प क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो शोध अभिकल्प वह अनुसंधान अभिकल्प है जो अभिकल्प अनुसंधान की एक पूर्व नियोजित रूपरेखा होती है। क्या होती है कि शोध अभिकल्प या अनुसंधान अभिकल्प अनुसंधान की एक पूर्व नियोजित रूपरेखा होती है जिसके अनुसार पूरे शोध कार्य को संचालित किया जाता है। यह अनुसंधान की दिशा, विधि और प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। शोध अभिकल्प में यह तय किया जाता है कि शोध समस्या क्या है, आंकड़े कैसे एकत्र किए जाएंगे, कौन सी विधियाँ अपनाई जाएंगी, नमूना कैसे चुना जाएगा तथा आंकड़ों का विश्लेषण कैसे किया जाएगा। यह अनुसंधान की रीढ़ मानी जाती है क्योंकि इसके बिना शोध कार्य अव्यवस्थित और असफल हो सकता है। एक अच्छा शोध अभिकल्प समय, धन और श्रम की बचत करता है तथा विश्वसनीय और वैध परिणाम प्रदान करता है। संक्षेप में शोध अभिकल्प वह योजना है जो अनुसंधान को सही दिशा में ले जाकर उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, आंकड़ा संकलन की जनगणना विधि से आप क्या समझते हैं। तो आंकड़ा संकलन की जनगणना विधि देख लेते हैं क्या है। जनगणना विधि आंकड़ा संकलन की वह विधि है जिसमें संपूर्ण जनसंख्या या अध्ययन क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से जानकारी एकत्र की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का नमूना चयन नहीं किया जाता बल्कि सभी व्यक्तियों, परिवारों या इकाइयों को शामिल किया जाता है। भारत में की जाने वाली जनगणना इसका प्रमुख उदाहरण है। इस विधि से प्राप्त आंकड़े अत्यंत सटीक और विश्वसनीय होते हैं क्योंकि कोई भी इकाई छूटती नहीं है। हालांकि यह विधि बहुत अधिक समय, धन और श्रम की मांग करती है, इसलिए बड़े और विस्तृत अध्ययन में इसका उपयोग कठिन हो जाता है। जनगणना विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब जनसंख्या छोटी या अत्यधिक सटीक जानकारी की आवश्यकता हो। यह विधि सरकारी योजनाओं और नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये आपकी क्या थी, जनगणना विधि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली, क्वेश्चन आयर क्या है। अब देखिए प्रीवियस PYQ जो देखे थे उसमें भी आपका प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर पूछा था। अब यहाँ पर भी देखिए एक अलग से क्वेश्चन पूछ दिया, प्रश्नावली क्या है। तो प्रश्नावली क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो प्रश्नावली एक महत्वपूर्ण आंकड़ा संकलन उपकरण है जिसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों की एक सूची होती है। इन प्रश्नों को उत्तरदाता से जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। प्रश्नावली में बंद प्रश्न, खुले प्रश्न या दोनों प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। इसका प्रयोग सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और बाजार अनुसंधान में व्यापक रूप से किया जाता है। प्रश्नावली को डाक, ऑनलाइन माध्यम या व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जा सकता है। एक अच्छी प्रश्नावली सरल, स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण और पक्षपात रहित होती है। इसके माध्यम से कम समय और कम लागत में बड़ी संख्या में लोगों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हालांकि अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए प्रश्नावली कम उपयोगी हो सकती है। फिर भी सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली एक प्रभावी और लोकप्रिय विधि मानी जाती है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो आंकड़ा के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों को आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, आंकड़ा के स्रोत जो हैं, ठीक है। तो आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनमें शोधकर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से पहली बार जानकारी एकत्र करता है, और आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत कौन से होते हैं? जो पहले से ही आंकड़ा एकत्रित किए गए होते हैं और उन्हें हम उसका प्रयोग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक आंकड़े आप लोग समझ गए कि आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जो जिनमें शोधकर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से पहली बार जानकारी एकत्र करता है। इन आंकड़ों को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से पहले से संकलित नहीं किया गया होता है, बल्कि शोध के उद्देश्य के अनुसार सीधे उत्तरदाताओं या क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक आंकड़े मूल, ताज़ा और अनुसंधान की समस्या से सीधे संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें अधिक विश्वसनीय माना जाता है। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने के प्रमुख साधन हैं साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन, प्रयोग तथा सर्वेक्षण। उदाहरण के लिए यदि कोई शोधकर्ता ग्रामीण बेरोजगारी का अध्ययन करता है तो और स्वयं गांव जाकर लोगों से जानकारी लेता है, तो वह प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़े शोध की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं, हालांकि इन्हें एकत्र करने में अधिक समय, धन और श्रम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान के महत्व की विवेचना कीजिए। तो सामाजिक अनुसंधान का समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक अनुसंधान का समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसके माध्यम से समाज की वास्तविक स्थिति को वैज्ञानिक ढंग से समझा जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, अशिक्षा, जातिवाद, लैंगिक असमानता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करता है तथा उसके कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करता है। इससे समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी नीतियां और योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। आगे इसी में देखेंगे। कि सामाजिक अनुसंधान समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझने में भी सहायक होता है। यह परंपराओं, मूल्यों, विश्वासों और सामाजिक संस्थाओं में होने वाले बदलावों का अध्ययन करता है, जिससे समाज के विकास की दिशा स्पष्ट होती है। सरकार और प्रशासन सामाजिक अनुसंधान के निष्कर्षों के आधार पर योजनाओं का मूल्यांकन और सुधार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक अनुसंधान ज्ञान के विस्तार में योगदान देता है। यह सामाजिक सिद्धांतों के विकास, सत्यापन और सुधार में सहायक होता है। शिक्षाविदों, समाज सेवियों और नीति निर्माताओं के लिए यह एक उपयोगी मार्गदर्शक का कार्य करता है। सामाजिक अनुसंधान लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है क्योंकि यह जन समस्याओं और जनमत को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान समाज को समझने, सुधारने और आगे बढ़ाने का एक प्रभावी साधन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान में वर्गीकरण के उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है? सामाजिक अनुसंधान में वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य एकत्र किए गए विशाल और बिखरे हुए आंकड़ों को सुव्यवस्थित एवं सरल रूप में प्रस्तुत करना होता है। वर्गीकरण के द्वारा समान गुणों वाले तथ्यों को एक ही समूह में रखा जाता है, जिससे उनका अध्ययन और विश्लेषण आसान हो जाता है। यह आंकड़ों को अर्थपूर्ण बनाता है और उनमें छिपे तथ्यों को स्पष्ट करता है। वर्गीकरण से तुलना करना सरल हो जाता है, जैसे विभिन्न वर्गों, समूहों या समय अवधियों के बीच अंतर समझना। उसके माध्यम से सामाजिक प्रवृत्तियां, कारण परिणाम संबंधों और नियमों की पहचान की जा सकती है। आगे इसी में वर्गीकरण सांख्यिकी विश्लेषण की आधारशिला जो है क्योंकि इसके बिना तात्कालिक तालिकाकरण और आरेखन और
मापन संभव नहीं होता। इसके अलावा वर्गीकरण शोध निष्कर्षों को स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। नीति निर्माण, योजना निर्माण और निर्णय लेने में भी वर्गीकृत आंकड़े अत्यंत उपयोगी होते हैं। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में वर्गीकरण का उद्देश्य आंकड़ों को वैज्ञानिक, व्यवस्थित और उपयोगी बनाना होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। माध्यिका से आप क्या समझते हैं, इसकी गणना विधि समझाइए। तो माध्यिका क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण माप है। सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण माप है, जो किसी वितरण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अर्थात माध्यिका वह मान है जिसके नीचे 50% और ऊपर 50% प्रेक्षण होते हैं। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब आंकड़ों में अत्यधिक उतार चढ़ाव या चरम मान, एक्सट्रीम वैल्यू हो। आगे गणना विधि देखेंगे। तो गणना विधि में जैसे असमूहित आंकड़ों में सभी आंकड़ों को आरोही व या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सेकंड, यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो मध्य का मान माध्यिका होगा। यदि सम संख्या हो तो बीच के दो मानों का औसत माध्यिका कहलाएगा। ठीक है, ये आपका माध्यिका निकालने का पहला तरीका। एंड नेक्स्ट, समूहित आंकड़ों में जैसे वर्ग में अगर हो तो माध्यिका वर्ग की पहचान की जाती है जिसमें संचयी आवृत्ति कुल आवृत्ति के आधे से अधिक होती है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर ये इस तरीके से है। ठीक है, जहाँ आई बराबर जो है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा जो है क्लास इंटरवल जो होता है उसका, CF जो होता है पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी आवृत्ति, एंड F जो होता है माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, और H जो होता है वर्ग अंतराल, और जो N होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ जो डेटा होता है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा माध्यिका निकाली जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी। चित्रों की डायग्राम की उपयोगिता समझाइए। चित्रों की उपयोगिता बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चित्रों की उपयोगिता क्या है। सामाजिक अनुसंधान में चित्रों या आरेखों की उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। चित्र जटिल और विशाल आंकड़ों को सरल, आकर्षक और बोधगम्य रूप से प्रस्तुत करते हैं। इनके माध्यम से सामान्य व्यक्ति भी आंकड़ों को आसानी से समझ सकता है। चित्रों से तुलना करना सरल हो जाता है, जैसे विभिन्न वर्षों, क्षेत्रों या वर्गों के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आगे इसी में देखेंगे। चित्र स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं क्योंकि दृश्य प्रस्तुति पाठ्य विवरण की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। नीति निर्धारकों, प्रशासकों और योजनाकारों के लिए चित्र अत्यंत उपयोगी होते हैं क्योंकि वे शीघ्र निर्णय लेने में सहायता करते हैं। अनुसंधान रिपोर्ट, सेमिनार और प्रस्तुतियों में चित्र विषय को रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। हालांकि चित्र पूर्ण विवरण नहीं देते, फिर भी वे निष्कर्षों को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार चित्र सामाजिक अनुसंधान में आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण, तुलना, विश्लेषण और संप्रेषण का एक प्रभावी साधन होते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। परिकल्पना, हाइपोथेसिस के स्रोत लिखिए। तो हाइपोथेसिस क्या है। परिकल्पना सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण अंग है जो अनुसंधान को दिशा प्रदान करती है। परिकल्पना के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है सिद्धांत। सामाजिक, आर्थिक या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से परिकल्पनाएं विकसित की जाती हैं। दूसरा है पूर्व अध्ययन। पहले किए गए अनुसंधानों के निष्कर्ष नई परिकल्पनाओं का आधार बनते हैं। एंड थर्ड है व्यक्तिगत अनुभव। शोधकर्ताओं के व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकन से भी परिकल्पना उत्पन्न होती है। फोर्थ है सामाजिक समस्याएं। समाज में विद्यमान समस्याएं जैसे गरीबी, अपराध आदि परिकल्पना निर्माण में सहायक होती हैं। फिफ्थ है साहित्य समीक्षा। पुस्तकों, शोध पत्रों और रिपोर्टों का अध्ययन परिकल्पना के निर्माण में सहायक होता है। सिक्स्थ है यहाँ पर अनुभवजन्य सामान्यीकरण। सामान्य जीवन के अनुभवों से परिकल्पनाएं बनती हैं। आगे देखिए। तो सिक्स हमने क्या दिखा कि अनुभवजन्य सामान्यीकरण, सामान्य जीवन के अनुभवों से भी परिकल्पनाएं बनती हैं। इस प्रकार परिकल्पना के स्रोत शोध को वैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। आगे नेक्स्ट ई। निदानात्मक डायग्नोस्टिक अनुसंधान का महत्व लिखिए। तो ये इसका क्या होता है। तो निदानात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या के कारणों का गहन अध्ययन करना होता है। यह अनुसंधान समस्या की प्रकृति, विस्तार और
प्रभावों को स्पष्ट करता है। इसके माध्यम से यह जानना जाता है कि समस्या क्यों उत्पन्न हुई, किन परिस्थितियों में बढ़ी और इसके पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। आगे, निदानात्मक अनुसंधान नीति निर्माण और कार्यक्रम नियोजन में अत्यंत उपयोगी होता है। इससे समस्या के समाधान हेतु उपयुक्त उपाय सुझाए जा सकते हैं। यह अनुसंधान सामाजिक योजनाओं की सफलता और असफलता के कारणों को समझने में भी सहायक होता है। आगे इसी में देखेंगे कि क्या दिया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध, गरीबी और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में निदानात्मक अनुसंधान विशेष महत्वपूर्ण रखता है। यह अनुसंधान वर्णनात्मक अध्ययन से आगे बढ़कर कारण परिणाम संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार निदानात्मक अनुसंधान सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरी आप के लिए रहेगी, जिसका भी आपका नेक्स्ट वीडियो जो है कि हिस्ट्री पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल मेजर पेपर वो फर्स्ट एंड सेकेंड 5th सेमेस्टर का मैं अभी 2 साल के लगातार PY को प्रोवाइड कराऊंगी। एंड जो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा रखा है मेरे चैनल पर, जिसका भी हिस्ट्री और पॉलिटिकल हो आप उसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं एफ क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन के गुण व दोष की चर्चा कीजिए। तो अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि होती है। इसके गुण देखते हैं। तो इसका गुण क्या दिया है, फर्स्ट यहाँ पे गुण दिया है कि यह प्रत्यक्ष और वास्तविक जानकारी प्रदान करता है। सेकेंड है व्यवहार का प्राकृतिक अध्ययन संभव होता है। थर्ड है अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए उपयोगी है। फोर्थ है सामाजिक परिस्थितियों को गहराई से समझने में सहायक होता है। आगे इसके दोष देखेंगे। इसके दोष क्या है आपका यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें समय और धन अधिक लगता है। और सेकेंड है प्रेक्षक का पक्षपात परिणामों को प्रभावित कर सकता है। थर्ड है सभी घटनाओं का अवलोकन संभव नहीं होता। फोर्थ है गुप्त व्यवहारों का अध्ययन कठिन होता है। इस प्रकार अवलोकन विधि उपयोगी होने के साथ साथ कुछ सीमाओं से भी युक्त है। नेक्स्ट जी, सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार के गुण व दोषों की चर्चा। तो यहाँ पे गुण और दोष देख लेते हैं। इंटरव्यू में कौन से गुण होते हैं, कौन से दोष होते हैं। तो साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख विधि है। आगे देखेंगे इसी में इसके गुण क्या दिए हैं। पहला गुण है कि गहन और विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। सेकंड है अस्पष्ट प्रश्नों को स्पष्ट किया जाता है। थर्ड है अशिक्षित व्यक्तियों से भी जानकारी मिलती है। एंड फोर्थ है उत्तरदाता के प्रभाव और प्रतिक्रियाएं समझी जा सकती हैं। इसके दोष क्या है, दोष देख लेते हैं। यहाँ पे दोष समय जो है, समय और धन की अधिक आवश्यकता होती है। सेकेंड है साक्षात्कारकर्ता का पक्षपात परिणामों को प्रभावित कर सकता है। एंड थर्ड है सभी उत्तरदाता सत्य जानकारी नहीं देते हैं। एंड फोर्थ है बड़े अध्ययन में इसका प्रयोग कठिन है। इस प्रकार साक्षात्कार विधि प्रभावी होते हुए भी सीमाओं से मुक्त नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन सी आ गए। सेक्शन सी में आपको 4 में से 2 करने हैं। तो लॉन्ग आंसर्स हैं, 400 वर्ड में लिखने हैं। तो इसमें भी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आया हुआ है, उसे भी देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रमुख चरणों की विवेचना कीजिए। तो वैज्ञानिक अनुसंधान क्या होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान एक व्यवस्थित, तार्किक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तथ्यों की खोज और सत्यापन किया जाता है। इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट क्या है, समस्या का चयन करना। अनुसंधान की शुरुआत समस्या के चयन से होती है। समस्या स्पष्ट, व्यावहारिक और अध्ययन योग्य होनी चाहिए। सेकेंड है समस्या की परिभाषा। समस्या को सीमित और स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि अनुसंधान की दिशा निश्चित हो सके। थर्ड है साहित्य समीक्षा। पूर्व में किए गए अध्ययनों, पुस्तकों और शोध पत्रों का अध्ययन किया जाता है ताकि पुनरावृत्ति से बचा जा सके। फोर्थ है परिकल्पना। आगे देख लेते हैं फोर्थ क्या है आपका, परिकल्पना। समस्या से संबंधित संभावित उत्तरों का अनुमान लगाया जाता है जिसे परिकल्पना कहते हैं। फिफ्थ है अनुसंधान अभिकल्प। इस चरण में अनुसंधान की योजना बनाई जाती है, विधि, नमूना, उपकरण आदि तय किए जाते हैं। सिक्स्थ है आंकड़ा संकलन। प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन आदि के माध्यम से प्राथमिक या द्वितीयक आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सेवेंथ है वर्गीकरण और तालिकाकरण। आंकड़ों को वर्गीकृत कर तालिकाओं में प्रस्तुत किया जाता है। एट्थ है विश्लेषण एवं व्याख्या। सांख्यिकी विधियों से आंकड़ा का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नाइन्थ है आपका, आगे देखते हैं,
नाइन्थ आपका है निष्कर्ष और रिपोर्ट लेखन। अंत में अनुसंधान रिपोर्ट तैयार की जाती है और लास्ट में निष्कर्ष लिख लेंगे कि इन चरणों का पालन अनुसंधान को वैज्ञानिक, विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करने की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होकर निष्पक्ष अध्ययन। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना कठिन होता है। इसके प्रमुख कारण निम्न हैं। फर्स्ट है आपका शोधकर्ता का व्यक्तिगत पक्षपात। शोधकर्ता के मूल्य, विचारधारा और अनुभव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। सेकंड है आपका सामाजिक जटिलता। सेकंड आपका क्या है? सामाजिक जटिलता। मानव व्यवहार परिवर्तनशील और जटिल होता है, जिससे पूर्णतः निष्पक्ष रूप में मापना कठिन है। थर्ड है उत्तरदाताओं का असत्य व्यवहार। उत्तरदाता सामाजिक दबाव या भय के कारण सही जानकारी नहीं देते। एंड फोर्थ है मापन की कठिनाई। सामाजिक अवधारणाएं जैसे भावना, विश्वास, दृष्टिकोण को सटीक रूप से मापना कठिन है। फिफ्थ है सांस्कृतिक प्रभाव। भाषा, सांस्कृतिक और परंपराएं शोध की निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है विधियों की सीमाएं। प्रयोगशाला जैसी नियंत्रित परिस्थितियां सामाजिक अनुसंधान में संभव नहीं होती है। आगे इसका निष्कर्ष देखेंगे। यहाँ पर निष्कर्ष क्या है आपका? निष्कर्ष दिया है कि इन समस्याओं के बावजूद वैज्ञानिक विधियों, मानकीकृत उपकरणों और निष्पक्ष दृष्टिकोण से वस्तुनिष्ठता को काफ़ी हद तक प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी, व्यक्तिवृत्त केस स्टडी विधि की प्रमुख विशेषताएं समझाइए। तो व्यक्तिगत वित्त विधि सामाजिक अनुसंधान की एक गुणात्मक विधि है जिसमें किसी व्यक्ति, समूह या संस्था का गहन अध्ययन किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे देख लेते हैं। पहला, गहन अध्ययन। इस विधि में किसी एक इकाई का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। दूसरा, समग्र दृष्टिकोण। व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सभी पहलुओं का अध्ययन होता है। एंड थर्ड है लचीली विधि। लचीली विधि क्या है? इसमें साक्षात्कार, अवलोकन, दस्तावेज आदि कई उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। लचीली के बाद फोर्थ वास्तविकता के निकट। यह विधि वास्तविकता जीवन की परिस्थितियों पर आधारित होती है। फिफ्थ है निदानात्मक उपयोगिता। समस्याओं के कारणों को समझने में अत्यंत सहायक होती है। और सिक्स्थ है सिद्धांत निर्माण में सहायक। नई परिकल्पनाएं और सिद्धांत विकसित करने में मदद करती है। एंड उसके बाद इसकी सीमाएं देख लेते हैं। तो सीमाएं क्या क्या हैं? सीमाएं इसकी हैं कि यह सामान्यीकरण कठिन है और इसमें समय और श्रम अधिक लगता है और ये पक्षपात की संभावना रखती हैं। इसका निष्कर्ष, व्यक्तिवृत्त विधि सामाजिक अनुसंधान केस स्टडी जो होती है का सामाजिक अनुसंधान में गहराई और वास्तविकता प्रदान करने में लाभकारी या प्रभावी विधि होती है। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। यहाँ पर आपको PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे। साथ में आपको यहाँ पर नेचर से रिलेटेड मेरे ब्लॉग्स भी मिलते रहेंगे यहाँ पर आपको। और आपको PYQ जो है, आप अगर PG करने जा रहे हैं तो आपके नेक्स्ट आपके PG के सेमेस्टर के भी कुछ PYQ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे D जो है निम्नलिखित श्रृंखला से समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन ज्ञात कीजिए। तो दिए गए आंकड़े ग्रुप्ड डाटा, ये जो आपका डाटा है ना यहाँ पे, इससे आपको क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन माध्य निकालना है। यहाँ पे देखिए डाटा आपका दिया है, तो इस डाटा को स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ इसका मीन निकालना है। तो अभी हमने जस्ट इसके पहले मीन निकाला था। क्या फॉर्मूला आपने किया था? ये ग्रुप्ड डाटा है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल का हम क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू। क्या निकालेंगे? एक्स निकालेंगे। एक्स आपकी क्या हो जाएगी? मिड वैल्यू। तो सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू हम क्लास इंटरवल से निकालते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, निचली सीमा और ऊपरी सीमा को हम क्या करते हैं? ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मिड वैल्यू आ जाएगी। और मिड वैल्यू जो एक्स आएगी उसी को हम मिड वैल्यू से क्या कर देंगे? फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो एक्स और एफ को हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एफ एक्स ला देंगे। तो समीशन एफ एक्स पूरा टोटल जितना आपका आएगा यहाँ आप टोटल ऐड करोगे और उसके बाद जो फ्रिक्वेंसी है इसको भी आप टोटल यहाँ पर ऐड करके लिखेंगे इस तरीके से। तो आप कॉपी पेन लेकर इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे
जो इसकी मिड वैल्यू x आएगी फर्स्ट वर्ग अंतराल का, फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो x वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5 आएगी, सेकेंड का 15, थर्ड का या सेकेंड का 15 या थर्ड का 25, फोर्थ का 35, फिफ्थ का यहाँ पे 45 एंड यहाँ पे 55। इस तरीके से मिड वैल्यू आएगी और इसमें फिर आप लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके इसका फ्रीक्वेंसी को और मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करके टोटल आप यहाँ पर ले आएंगे सभी का, हर एक ग्रुप का, हर एक डाटा का। उसके बाद लास्ट में आप टोटल कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखिए फॉर्मूला पुटअप करते हैं। तो समाधान स्टेप बाय स्टेप समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है आपका, देखिए जो है x बार इक्वल समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ एफ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है मिट गया थोड़ा सा, तो यहाँ फॉर्मूला आप लोग क्या कर लेंगे, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ठीक है। इस तरीके से आप ये कर लीजिएगा। समीशन मतलब होता है टोटल नंबर, है ना, पूरे ग्रुप का टोटल ऐड करने के बाद। तो यहाँ जो है एक्स वर्ग का मध्यमान होता है और एफ जो होता है आवृत्ति होती है। आगे इसी में देखेंगे कि फर्स्ट वर्ग का मध्यमान निकालेंगे। इस तरीके से सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे मध्यमान आपका निकल गया, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे सेम एज यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका निकाला गया है। जो ये एक्स है आपकी मिड वैल्यू है, ठीक है। इसको आप जब डिवाइड करोगे 2 से ऐड करने के बाद ना 30, 40, 70 हो गया, 70 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 35 देखिए यहाँ पर आपका ये आ गया। तो इस तरीके से आप आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ टोटल, ये जो आपका लास्ट है ना, यहाँ पे समीशन एफ एक्स ऐड करेंगे और यहाँ पे जो है एफ जो है टोटल यहाँ पर आप ऐड करके पूरा टोटल पूरे डाटा को लिख लेंगे। तो फिर उसके बाद हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर डिवाइड करने के लिए दिया गया है। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, हमारा समीशन एफ जो आएगा 180 आएगा और समीशन एफ एक्स जो है यहाँ पे मिट गया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7150। ये टोटल आपका यहाँ पे समीशन एफ एक्स आएगा, ठीक है। और समीशन एफ एक्स को हम किससे डिवाइड कर देंगे, एफ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये जो है मीन आ जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जो है समांतर माध्य हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा इस तरीके से आपके रिसर्च मेथोलॉजी इन सोशल साइंसेज में से आपको जो है कुछ क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल बेस्ड भी आएंगे, 1-2 क्वेश्चंस, और बाकी थ्योरी से रिलेटेड आएंगे। और 2025-2024 दोनों पेपर में आपका जो है कि क्वेश्चन जो है सेम एज कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे ही क्वेश्चन आपके 2026 में भी आएंगे। तो आप इस वीडियो को सभी अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए जिन्हें भी इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो आप जिस भी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आप बता दीजिएगा। आपको पीजी के भी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।